सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। किसी भी मुल्क की तरक्की और उसके इस्तेहकाम का इन्हिसार उसकी मईशत और कारोबारी सरगर्मियों पर होता है। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट एक उभरती हुई मार्केट के तौर पर इस वक्त उसमें बड़ी अच्छी पेशरफ देखने को मिल रही है और न सिर्फ माशी इस्तेहकाम के लिए ये बड़ा अहम है बल्कि सरमाकारों के एतमाद को बहाल करने में भी इससे अच्छी खासी मदद मिल सकती है, चूँकि इन्वेस्टर्स मार्केट में होने वाली रिफॉर्म्स को पॉजिटिव अंदाज से देख रहे हैं। ऐसी इस्लाहात आमतौर पर मईशत के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा साजगार माहौल पैदा करने का बाइस बनती हैं। ये इजाफा इन मार्केट्स में एतमाद की बहाली और मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्की की तवक्कुआत की निशानदेही करता है। इन्वेस्टर आमतौर पर जो ये इस्लाहाती इक़दाम होते हैं, जैसे बेहतर हुकूमती पॉलिसीज़, मालियाती इस्तेहकाम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हैं। ये मार्केट बरसों माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है, लेकिन अब इस्लाहात और सरमाकारों के एतमाद की बदौलत आलमी सतह पर नुमाया तरक्की कर रही हैं। अर्जेंटाइन और पाकिस्तान जैसी मईशतों का दोबारा उभरना इस बात का सबूत है कि अगर महंगाई में कमी होगी और इस्लाहाती इक़दाम होंगे तो ऐसे इक़दाम ने सरमायाकारों के लिए इन मार्केट्स को पुरकशिश बना दिया है। अर्जेंटाइन का स्टॉक इंडेक्स अमरीकी डॉलर के लिहाज से 53% बढ़ा, जो लातीनी अमरीकी मंडियों में सबसे आगे है। इसी तरह एशियाई मार्केट्स में पाकिस्तान का स्टॉक इंडेक्स नुमाया कारकर्दगी दिखा रहा है। बड़ी मार्केट्स को पीछे छोड़ते हुए स्टॉक मार्केट आगे निकल रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2024 के आगाज से अब तक 30% बढ़ चुकी है, जो अब तक 59% बढ़कर 1,17,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर खड़ी है और ताइवान और हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। जून 2023 के बाद से डॉलर के लिहाज से जो स्टॉक इंडेक्स है वो तकरीबन डबल हो चुका है, जिसकी वजह IMF से $3 बिलियन का कर्ज हासिल करना था। अब इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान को IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के बाद एक तवील मुद्दती मालियाती मुआहदा जो कि मिल भी चुका है, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा, जो मईशत के लिए मज़ीद इस्तेहकाम लेकर आएगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अब भी अपनी कमाई के 3.7 गुना पर तिजारत कर रही है, जो तारीखी एवरेज 7 से कम है, जिसका मतलब यह है कि अभी ये स्टॉक सरमायाकारों के लिए मज़ीद पुरकशिश है। मरकज़ी बैंक की पॉलिसी रेट को अब जो 20% से ऊपर एक तवील अरसे तक रखा गया, अब वो जिस तरह से नीचे आ रहा है तो उसको भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया जा रहा है और जब ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो इसका भी पूरा फ़ायदा फिर मालियाती इदारों को होगा और यकीनी तौर पर जो तरक्की की मनाजिल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी इकॉनमी है वो अबूर करती चली जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD एंड CEO हैं, आरिफ हबीब कमोडिटीज़ करेंगे। तो एहसन साहब, इस वक्त जो हमारी स्टॉक मार्केट है यकीनी तौर पर एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर सामने आ रही है। एशिया में बहुत आगे है, अगर पूरी दुनिया में भी बात की जाए तो बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त ये तरक्की कर रही है। तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी में अगर हम देखें, इसको कनेक्ट करें तो किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है, चूँकि हम ये देख चुके हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत कम तादाद में कंपनीज लिस्टेड है हमारी स्टॉक मार्केट में। देखें अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त मार्केट के अंदर जब तेजी देखी जाती है तो इसका मतलब यही है कि जो रियल स्टेट का सेक्टर है वो भी लिस्टेड है, तो ऑयल सेक्टर भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, तो फिर तमाम जो एरियाज है, ऑयल रिफाइनरीज है, तो बैंक्स है। तो आई थिंक कि जो मार्केट है वो कॉम्पोजिशन है तमाम सेक्टर्स की, और जब हमने तेजी देखी इस वक्त इंडेक्स के अंदर तो वो हमने अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी। तो यानी कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यानी कि जो नई इंडस्ट्रीज लगती हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी हायर साइड पर हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो उस एंगल में जा रही हैं कि जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ को नए पैसे के साथ लगाया जाए तो इनकी क्या कीमत हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट इवेंचुअली जो है इसका देखा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं दुनिया भर के जहाँ पर स्टॉक मार्केट प्रीसीड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। तो आगे की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस वक्त 3% एक्सपेक्टेड है, आगे फिर 4 है, फिर उसके बाद 6 है। तो इवेंचुअली हम उस आंसर की तरफ आएंगे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका उस फोकस परफॉर्मेंस कहाँ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म किया, जैसे ऑयल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया और बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर इसलिए कि उसमें पे आउट्स बहुत अच्छे हैं, पावर सेक्टर में भी पे आउट्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि डिविडेंड्स अच्छे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ने भी आउट परफॉर्म किया है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आउट परफॉर्मेंस है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। तो आई थिंक कि जो सारे सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन उसके अंदर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो सेक्टर्स जहाँ पर डिविडेंड ज़्यादा पे किए जाते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट का रुझान वहाँ पर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा देखा गया है। तो यानी कि ओवरऑल मार्केट जो है उसने यानी कि 85% जो है जो परफॉर्मेंस दी है वो हमें ऐसी भी सेक्टर्स में दी है जो लिस्टेड
फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स के अंदर नहीं है इस वक्त, तो जाहिर है कि 100 इंडेक्स होती है तो वो 100 इंडेक्स के अंदर तो परफॉर्मेंस हुई है, बट आउटसाइड दैट 100 इंडेक्स जो कि 500 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो वो 400 कंपनीज के अंदर भी उसी डायरेक्शन के अंदर, बल्कि कुछ कंपनीज के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी देखी गई है जो उन 100 कंपनीज में नहीं है। तो आई थिंक ये अक्रॉस द बोर्ड है, और टिकल डाउन इफेक्ट इसका इसी तरीके से होता है कि कंपनी की मालियाती पोजीशन अगर अच्छी होती है, चाहे वो बैंक्स ही हों, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो जाहिर है वहाँ पर अगर उनकी कैपिटल मार्केट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जाहिर है उनकी अंदर जो अपॉर्चुनिटी होती है लोन लेने की, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें इवेंचुअली नंबर्स में नज़र आएगा, और कुछ हद तक हमें नज़र भी आ रहा है। तो हमारा जो इस वक्त मेनली इशू जो पाकिस्तान का है इस वक्त, वो सिक्योरिटी इशू है, यानी कि हमें अफगानिस्तान से बम्बार्डमेंट फेस करनी पड़ती है, और आई थिंक कि उसी की वजह से जो है कैपिटल मार्केट्स लोअर मल्टीपल की तरफ चली जाती हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं तो मार्केट जो है वो तेज़ी दिखा रही है, और आगे भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मार्केट और तेज़ी दिखाएगी। तो ऐसा साहब, अगर हमें ग्रेजुअली अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, चाहे वो सालाना बुनियादों पर 1-2% के हिसाब से उसकी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को भी यकीनी तौर पर बढ़ाना होगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट में हम क्यों इतनी इस वक्त लैकिंग पोजीशन में है कि पिछले अगर 2 दहाइयों से ज़ायद का भी हम डेटा निकाल लें तो एवरेज हमें $2 अरब की इन्वेस्टमेंट भी पर ईयर पाकिस्तान में इस वक्त नहीं मिल पा रही है। तो इसका भी कोई एक असर स्टॉक मार्केट पर बराह रास्त पड़ रहा है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये अपना तज्जिया और हमारा एक एज ए ग्रुप तज्जिया है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब बात ये है कि हमारी वो पेस नहीं है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हम एक रीज़न तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस है वो भी दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को नेगेटिवली लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसा भी कंट्री हो, उसमें पैसा निकला ही होगा, डला नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान की भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि जहां पर हमें ईरान के क्राइसिस, तो फिर सीरियन क्राइसिस, तो ये तमाम क्राइसिस को लेते हुए अफगानिस्तान के क्राइसिस भी हमें डील करने पड़ रहे हैं, जिसकी से FDI मुतासर हो रही है। लॉन्ग रन के अंदर हमारा जो SIFC है उससे हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि वो सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या रिफाइनरी सेक्टर के अंदर लेकर आएगा। तो तवक्कुआत यानी कि हमने देखा कि रिकोटेक ने भी जो है उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट आई, तो वो मौके हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर हम जी प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, ऐसी जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, दुनिया भर की मार्केट्स प्रेशर में है, और पाकिस्तान जो है शुरू कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनवेंती साहब। MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की मईशत में ज़ाहिर है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ख़ासतौर पर वो ममालिक जहाँ पर ज़राअत और मैनुफैक्चरिंग बड़े अहम शोबे तस्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ कॉटन की पैदावार आलमी मेयार की है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को कई तरीक़ों से इस्तेहकाम फराम करती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में भी नुमायाँ किरदार अदा करती है, जो माशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाखों अफराद को रोज़गार फराम करती है, ख़ासतौर पर देही और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में जहाँ दीगर मौके बड़ा महदूद होते हैं, वहाँ लोग इसको रोज़गार के तौर पर अपनाते हैं। हालिया दिनों में हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक बार फिर अपनी कारकर्दगी से ख़ुद को मनवाया है। अब रमा साल जो ये 2024-2025 का है, इसका पहला हाफ गुजर चुका है। इसके दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो तकरीबन $9 अरब तक अब ये पहुँच चुकी हैं। जुलाई 2024 में एक्सपोर्ट्स में 3% की कमी के बाद अगस्त से दिसंबर तक हमने मुसलसल 4 से 5 महीनों में बेहतरी देखी है। फिगर्स ऊपर की तरफ गए, जिसमें दिसंबर 2024 के दौरान एक्सपोर्ट्स $1.48 अरब रही हैं। अब ये फिगर्स पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में एक बड़े नुमाया इजाफे को जाहिर करते हैं। जुलाई 2024 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 3% कमी रिकॉर्ड की गई, ताहम अगस्त से दिसंबर के दौरान हमने ये वाज़े बेहतरी देखी है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स अगस्त में 13% बढ़ी, सितंबर में 18% इजाफा हुआ, अक्टूबर में फिर 13% का इजाफा हुआ, और नवंबर में फिर मजीद 11%, जबकि दिसंबर में भी 6% का इजाफा हुआ। तो हुकूमत और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की ये अनथक कोशिशें हैं, मेहनत है, जिसने इस कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार बरकरार रह सकेगी या फिर मज़ीद तेज़ हो सकेगी, क्योंकि अब जो IMF का पैकेज है हुकूमत के लिए, उससे क्या खातिर ख्वाह फ़ायदा न सिर्फ हमारी इस इंडस्ट्री को हो सकता है, हमारी ओवरऑल इकॉनमी को हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कामरान रशीद साहब जो चेयरमैन है एप्टिमा के, हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये फिगर्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं ये आपके लिए काबिल इत्मीनान बात है या अभी मज़ीद पोटेंशल मौजूद है? हम चूँकि बड़ी मकदार में कपास भी इंपोर्ट करते हैं, कोई $2 अरब की हमने पिछले चंद माह में भी ख़रीदी है, तो अगर ये भी यहाँ पर ये मसला हल हो जाए तो उससे मज़ीद फ़ायदा हो सकता है अगर लोकली कपास को उगाया जा सके।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है हमारी एक्सपोर्ट्स में, अगर हम अपनी माशी पॉलिसीज ठीक कर लें। जिस तरह काइबर नीचे आया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज के बाद ये काइबर सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बाकी सनतों की पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि सर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बांग्लादेश के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, जिसके पास अभी भी बहुत ज़्यादा रूम टू ग्रो है और पूरी वैल्यू चेन है। हम कपास उगाते हैं, हमारे पास पॉलिएस्टर प्लांट्स हैं, हमारे पास प्रॉपर जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंटिंग इंडस्ट्री है। इतनी पूरी चेन ना श्रीलंका के पास है, ना बांग्लादेश के पास है, ना वियतनाम के पास है, सिर्फ चाइना और इंडिया के पास है। चाइना और इंडिया की अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स इतनी बड़ी हैं कि वो हमेशा इंक्लाइन टू एक्सपोर्ट नहीं होते। तो हमारे पास एक बहुत सुनहरी मौका है और हमें ये गंवाना नहीं चाहिए। और कपास पे हमें तवज्जो देनी चाहिए कि इस क्रॉप की रिवाइवल कैसे करें। और इसमें खुशाइन चीज़ ये है कि सर अफवाज पाकिस्तान भी चाहती है कि ये रिवाइव हो, हमारे अपने लोग भी चाहते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम बाहर से, अमेरिका से, ब्राज़ील से, ईस्ट वेस्ट अफ्रीका से रुई इंपोर्ट करें। अगर हम अपनी फसल को ही 12-13 मिलियन बेल तक ले जाएं तो हार्डली हमारी कोई क्रॉप इंपोर्ट हो। सही। तो कामरान साहब, ये जो हमारी इस वक्त जो कॉटन है उसका मयार इस वक्त कैसा है? चूँकि हम जो मकदार प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो हम चौथे बड़े मुल्क के तौर पर सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो उसकी वजह क्या इंपोर्टेड कपास की क्वालिटी है या फिर वो उसकी कीमत है असल फैक्टर कि वो इंपोर्ट करने के बावजूद भी सस्ती पड़ रही है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? नहीं सर, वो बेसिकली एक हमारी मिकदार के इस साल हमारी क्रॉप के साथ डिज़ास्टर हुआ है। डिज़ास्टर मौसमी हालात और फिर गलत बीज, गलत पेस्टिसाइड के इस्तेमाल, गैर मेयारी पेस्टिसाइड, गैर मेयारी बीज। इतनी सीड कंपनीज दुनिया के किसी मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती जितनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। इनको सूबाई हुकूमतें पंजाब और सिंध को रेगुलेट करना पड़ेगा एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट। इसमें हम मिनिस्ट्री फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ भी मिल चुके हैं, उनको ये चीज़ बावर करा चुकी है, सूबाई वजारतों को भी करा चुके हैं। दूसरा, हमें थोड़ा सा अपना क्रॉप सोइंग का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त हमारे यहाँ कपास बीजी जाती है एंड जिस वक्त कपास का फ्लावर ब्लूम होता है तो वो पूरी फोर्सेस ऑफ नेचर मानसून सीजन में एक्सपोज हो जाता है। तो मानसून में आपको पता है मैक्सिमम गर्मी होती है, बारिशें आ जाती हैं, उसके साथ साथ जो 2 रिवायती बीमारियां हैं, पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई, उसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है उनको काउंटर करने के लिए। तो हमें अपनी क्रॉप को या अर्ली करना है या लेट करना है ताकि वो मॉनसून सीजन को अवॉइड कर सके। तो अब कामरान साहब, ये इसके लिए फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को, ज़ाहिर है जो हुकूमत की अपनी एक जिम्मेदारी है वो है, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जहाँ पर रिसर्च हो रही है, लेकिन ये जो सीड्स की क्वालिटी है उस पर अभी तक क्यों कोई ऐसा काम नहीं हो सका? हम दुनिया के बराबर क्यों नहीं चल पा रहे? दुनिया जिस टेक्नोलॉजी पर जा चुकी है, हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे? ये प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे आना पड़ेगा, लीड लेनी पड़ेगी, या गवर्नमेंट को ही अपने लेवल पर अपनी मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? सर मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें शुरुआत गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से करनी पड़ेगी। सदर्न पंजाब से लेके अपर सिंध तक बहुत ज़्यादा फेक सीड बिकता है, हमें उस फेक सीड को रोकना है, फेक सीड को की सेल से, ताकि जो हमारे यहाँ ज़िम्मेदार तबका है, स्पेशली जो गरीब ज़िम्मेदार होता है या अनइन्फॉर्म्ड ज़िम्मेदार होता है, वो इसका शिकार ना हो। दूसरा, इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ठीक करने की ज़रूरत है और इंटरनेशनल सीड कंपनीज को पाकिस्तान में दावत देने की ज़रूरत है। माजी में मोंसेंटो इधर पाकिस्तान आई थी, एंड में मोंसेंटो इधर से इसलिए चली गई थी क्योंकि हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अपने सीड एक्ट को क्लोज नहीं करते, क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सीड एक्ट को क्लोज कर लें एंड प्रोप्राइटरी राइट्स दे दें फॉरेन सीड कंपनीज को, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ इंडिया में हो चुकी है, ब्राज़ील में हो चुकी है और मुल्कों में हो चुकी है। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान फिर से दूसरे तीसरे नंबर की कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन ना बन सके। हमने माजी में देखा है, जब तक इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स थे 2013-14 तक एप्टमा रोल प्ले करती थी, तो हम 14 मिलियन बेल तक गए थे। बदकिस्मती से जब प्राइवेट सेक्टर को इससे एक्सक्लूड किया गया तो आपकी क्रॉप डिक्लाइन में रही है।
तो अभी कामरान साहब, ये जो अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये जो बेल्स हैं उनकी मकदार में, उनकी तादाद में कमी आ रही है, जो टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड है पूरे पाकिस्तान की वो कितनी है? क्योंकि हुकूमत का इस वक्त बहुत ज़्यादा जोर मुस्तकबिल की इकॉनमी को लेकर IT और एग्रीकल्चर पर है, तो अब जहाँ इतनी बात एग्रीकल्चर से मुताल्लिक की जा रही है वहाँ पर फिर स्पेसिफिकली कपास और दीगर फसलों से मुताल्लिक भी कोई एक मरबूत प्लानिंग हुकूमत के पास होनी चाहिए। डिमांड इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर की कितनी है और वहाँ उस डिमांड तक पहुँचने के लिए किन स्टेप्स की ज़रूरत होगी हुकूमत को? जी, डिमांड इस वक्त सप्रेस्ड डिमांड, क्योंकि पूरी आलमी दुनिया में एक इस वक्त ग्लोबल डिमांड श्रिंकेज है और मसाइल में दुनिया फंसी हुई है। इस वक्त हमारी सप्रेस्ड डिमांड 12.5 से 13 मिलियन बेल की है और हमारी फसल इस साल मैक्सिमम 6-6.5 मिलियन बेल की है। तो उसका मतलब है कि 5 से 6 मिलियन बेल इस साल इंपोर्ट होनी है। और आपने इसलिए देखा है कि पिछले महीने का जो इंपोर्ट डाटा है वो कोई $5.2 बिलियन पे चला गया, जिसमें $1 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल इंपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स हैं। तो इसीलिए अब ये नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी क्रॉप को रिवाइव करें ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो एंड यहाँ पे ये सारी कपास पैदा हो और इस कपास से पूरी आपकी एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में खुशहाली आए। और इसका मतलब जो हमने अगले 5 साल में $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का एक टारगेट सेट किया है, उसमें बड़ा अहम रोल टेक्सटाइल सेक्टर का भी है। लेकिन अगर हम इतने बड़े लेवल पर इंपोर्ट करते रहेंगे रॉ मटेरियल की, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स तो चाहे बढ़ेंगी लेकिन साथ साथ हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता रहेगा। तो वो आखिर में जो हमें फ़ायदा चाहिए अपनी इकॉनमी के लिए, शायद वो हम नहीं हासिल कर सकेंगे जब तक हम अपनी इस कपास को और दीगर फसलों को इन्हेंस नहीं करते। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इस साल हमारी एक्सपोर्ट, जो मैंने फिगर्स आपके साथ आपकी टीम के साथ शेयर किए हैं, अगर हमारी इस साल एक्सपोर्ट पिछले साल के $16.5 बिलियन से 19 बिलियन या 19.5 पे अगर चली भी जाती है, प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल हमारी इज्तिमाई टेक्सटाइल इंपोर्ट $1-1.5 बिलियन से कम थी। इस साल हमें खदशा है कि वो $4 से $5 बिलियन पे चली जाएगी या इससे ज़्यादा। अगर $4-5 बिलियन या इससे ज़्यादा पे जाती है तो आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट ऑफ करेंगे तो हमारी रियल एक्सपोर्ट तो पिछले साल से फिर कम होगी। तो लिहाजा ये अब सर बहुत ज़रूरी हो गया कि हमारी क्रॉप का रिवाइवल हो और इसमें मैं समझ रहा हूँ कि आर्मी के फार्मिंग इनिशिएटिव्स बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और इसमें हम रिसेंटली आर्मी के साथ भी क्लोज कंसल्टेशन में रहे हैं, उनका इदारा ग्रीन पीस इनिशिएटिव, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 1 मिलियन एकड़ रकबा ऑल अक्रॉस पाकिस्तान अर्ली क्रॉप में जाए, जो मानसून से बच सके, वाइट फ्लाई और पिंक बोलवर्म से बच सके और उस पर अच्छी यील्ड आए। तो स्टेप्स आर अंडर वे। आज सुबह हमारी एक सारे तमाम स्टेक होल्डर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, मुख्तलिफ रिसर्च के इदारे, उनसे भी हमारी कंसल्टेशन हुई है और हम काफ़ी पुरुमीद हैं सर कि आने वाले क्रॉप सीज़न के लिए पिछले साल से हम बेहतर इकदाम लेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टाइट करेंगे, फेक सीड कंपनियों को बैन करेंगे, गवर्नमेंट से बैन कराएंगे ताकि हमारे जिम्मेदार का टाइम, रिसोर्सेज। ठीक है, एक आखिरी सवाल कामरान साहब कि अगर ये जो आप लोग की डिमांड्स हैं, ख़ासतौर पर वो बेल्स जो आप लोग की जो 12-13 मिलियन बेल्स आप लोग को इस वक्त रिक्वायर्ड है, अगर ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में प्रोडक्शन इनकी हो भी जाती है तो जो एक्सपोर्ट का फिगर है वो टेक्सटाइल सेक्टर का ख़ासतौर पर, उसको फिर किस हद तक आप लोग ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? सर देखें, सन 2022 तक हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को रिवायती 12-13 बिलियन डॉलर से उठा के 19-19.5 बिलियन डॉलर पे ले गए थे। फिर सन 2024 में ये फिगर गिर गया था, हमारी क्रॉप भी कम हो गई थी। मैं समझ रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इधर पोटेंशियल है कि हम ये 19.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को 25 से 28 बिलियन डॉलर पे लेके चले जाएं, बशर्ते हमारी कॉटन क्रॉप का रिवाइवल हो जाए, बशर्ते कि बिजली की कीमत नीचे आ जाए, गवर्नमेंट अपनी कुछ और पॉलिसीज़ ठीक करे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक करे। तो सर कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान आगे ये एडिशनल एक्सपोर्ट बिजनेस ना जनरेट कर सके। दूसरा, आने वाले वक्तों में चाइना पे और मुल्कों पे बड़ी दीगर किस्म के ट्रेड टैरिफ्स लगने हैं, तो उसमें हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है सर।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान रशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो टेक्सटाइल सेक्टर की है उसका आधा हमारी ये कपास जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है उससे पूरा हो रहा है, फिर आधी कपास हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब जो कुछ दीगर सेक्टर्स की जो मुश्किलात हैं उन पर भी बात करेंगे कि उन्हें कैसे आगे लेकर चला जा सकता है, और जिस पर ख़ास तौर पर उड़ान पाकिस्तान का जो प्लान अनाउंस हुआ उसमें बड़ा फोकस है IT सेक्टर पर। तो IT सेक्टर की क्या क्या मुश्किलात हैं, एक ब्रेक के बाद तफसील से बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।